नमस्कार इन्वेस्टर्स, मैं बलजेश कुमार, फाइनेंशियल एडवाइजर। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे इकोनॉमिकल एक्सपर्ट मिस्टर मुकुल गोयल जी से जीडीपी क्यों फॉल हुआ था, उस पे उनके क्या अपने विचार हैं, उस पे बात करना चाहूँगा। नमस्कार मुकुल जी। क्या सवाल है आपका ब्रजेश जी? मुकुल जी, मेरा सवाल है जीडीपी 2024-25 क्वार्टर टू, जो कि लास्ट क्वार्टर 6.7 पे था, जो इस बार फॉल हुआ है 5.4%। क्या रीजन है कि इतना जीडीपी फॉल हुआ है? देखिए, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी नहीं है। गवर्नमेंट की नीयत में कोई भी कमी नहीं है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, बिजनेस एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा था जी। लेकिन इसका कोई इजी आंसर नहीं है। एक लाइन में इसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है। मेरे को लगता है इस बार मानसून बहुत ज़्यादा हुआ है और लंबा मानसून हुआ है जी। तो ये मानसून जब लंबा होता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और लोगों का आना जाना, बिल्कुल। ट्रैवलिंग, कई जगह बाढ़ आई है, खासतौर से ईस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो ये सब 15-20 दिन का जो एक तरीके से लुल पीरियड था, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है इस सेकंड क्वार्टर की जीडीपी पे पड़ा हो। फिर भी मैं ये कहूँगा, ये दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस, बट कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी रीजंस हैज लेड ए फॉल इन द जीडीपी। ओके। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग काफी फॉल हुआ है, इसका भी यही रीजन हो सकता है? माइनिंग का तो क्लियर कट मैंने आपको बताया ना, मानसून इतना ज्यादा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड रेन्स हुई हैं, नॉर्मल से बहुत ज्यादा रेन हुई है, तो इसलिए वो तो मेरी बात को सपोर्ट ही करता है। फिर भी ब्रजेश जी, इसका कोई एक रीजन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस इन सब चीजों को डिसाइड करते हैं। बट दिस इज नॉट ए वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये जो हमारा जो थर्ड क्वार्टर है, इसमें भी यदि ये ग्रोथ यदि आती है इतनी ही, तो थोड़ा कंसर्न होगा। एक बात और मैं आपको बोलता हूँ, इसका इंडिकेशन सबसे अच्छा जो आता है कि क्या जीडीपी का चल रहा है, ये ऑटो इंडस्ट्री की सेल से आता है। आपने नोट करा होगा, अगस्त में, जुलाई में ऑटो इंडस्ट्री के जितने भी शोरूम थे, सब में इन्वेंट्री काफी ज्यादा थी और काफी डिस्काउंट भी वो देने को तैयार थे। आज भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि नवंबर महीने में यदि हम ऑटो कंपनीज का यदि सेल का आंकड़ा देखें तो अच्छी सेल हुई है, बट फिर भी अभी भी इन्वेंट्री बहुत ही ज्यादा है और ये कंसर्न है। अच्छा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जीडीपी इस बार भी थोड़ा स्लगिश ही रहे। लेकिन ऐसा क्यों है कि इसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? देखिए, मार्केट हम लोगों से ज्यादा एडवांस सोचता है। बिल्कुल। हम जो सोचते हैं, हम तो रिजल्ट आने के बाद कमेंट कर रहे हैं कि जीडीपी फॉल हुई, लेकिन मार्केट ने इस चीज को पहले ही भांप लिया। इसलिए देखिए, सारा अक्टूबर, सारा नवंबर मार्केट फ्लैट रहा। बिल्कुल। तो ये जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले हैं, ये लोग भी थोड़ा सेलिंग मोड में थे और एफआईआईज को भी इसकी सेंस पहले से लगती है। इसलिए आपने देखा होगा, अक्टूबर में, नवंबर में उन्होंने एग्जिट मारा, 15-20 नवंबर के बाद ही उन्होंने एंट्री मारी। बिल्कुल। लेकिन क्या आगे क्या लग रहा है, आगे मार्केट अच्छा रहेगा, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि किसी भी लेवल पे आप टोटल इन्वेस्टमेंट तो करने की सोचेंगे तो यू कैन बी हर्ट। मेरा पॉइंट यह है कि टुकड़ों में स्मॉल बार्गिन हंटिंग आप करें। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ों का बहुत कंसर्न है। एक तो ट्रम्प के आने से सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी की जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होने वाली हैं। वो टैरिफ मोड में हैं, वो अपने डॉलर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ भी है। बिल्कुल हुआ है। 84.75 पैसे रिकॉर्ड लो पे हमारा इस समय रुपया है, तो ये भी एक मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन मैं नहीं मानता। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद अगर टैरिफ के अभी उन्होंने ब्रिक्स देशों पे 100% टैरिफ के लिए अनाउंस किया है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लॉबिंग उनको भी करनी है, ब्रिक्स में भी उनके बहुत सारे मित्र देश हैं
चाइना भी उनका ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, और भारत से तो बहुत दोस्ती है, ब्राजील से भी दोस्ती है। लेकिन क्या कर सकते हैं ट्रम्प, इसका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि टैरिफ बढ़ेंगे और डॉलर वो स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। जो उनका नारा है, लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो उसी पे काम करना चाहेंगे। मुकुल, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने हमारे लास्ट की चर्चा में एनटीपीसी ग्रीन, ओला इलेक्ट्रिक्स रिकमेंड किए थे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि आज देखा जाए आज की क्लोजिंग तो अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने लास्ट 1 वीक में। तो फर्दर क्या इनको बाई कर सकते हैं या नहीं? देखिए, मैंने एनटीपीसी ग्रीन या ह्यूंडई मोटर या ओला जो भी है मैंने बताए हैं, ये कोई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए नहीं बताए हैं जी। वो बाई चांस है कि ये लिस्ट हुआ शेयर और एकदम से लोगों ने पकड़ा, क्योंकि इसको तो कोई भरने को भी तैयार नहीं था। बिल्कुल। एनटीपीसी ग्रीन का जब इशू आया था, मुझे याद है आपने भी शायद एक बार मुझसे कहा था इसमें मत लगाइए पैसा, ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें पैसा लगाया और मेरे को अलॉट हुए। जी। पॉइंट यह है कि एनटीपीसी ग्रीन तो अच्छा शेयर है, और ये मैं 2-4 दिन की फोरकास्ट में मैं यकीन नहीं करता। अब आज तो 140 पे शायद बंद हुआ है कैप में, 142 पे कैप में बंद हुआ है, और बढ़ सकता है, मेरे को लगता है 200 रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बेहतरीन शेयर साबित होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है मेरे ख्याल से। अभी कुल 25% का प्रीमियम कमांड करता है, जो कि एरा गैरा नथु खैरा शेयर भी अपने लिस्टिंग से 25% गेन पे कोई खास गेन नहीं इसको मैं मानूंगा। तो अभी इसमें बहुत स्कोप है। ओके। मुझे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, एफेंडो में भी 75 स्क्रिप्ट्स इंट्रोड्यूस हुई है, और आई थिंक आपने ये पहले भी बताई थी, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हुआ, जोमेटो हुआ, यस बैंक हुआ, ये जो लिस्टेड हुए हैं, क्या अभी इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये दुधारी तलवार है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में 3-4 शेयर्स के नाम लिए थे। कल्याण ज्वेलर्स का लिया था, जोमेटो का लिया था, पेटीएम का भी लिया था, आपको याद हो। हाँ। यस बैंक का मैंने नहीं लिया था, लेकिन यस बैंक भी एफएंडो में शामिल हुआ है, और बहुत सारे शेयर सीडीएसएल शामिल हुआ है जी। मतलब आप सोचिए 75 शेयर ये एफएंडो में शामिल हुए हैं। बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा ब्रिजेश जी, कि एफएंडो एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है जी। आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे 30 ऐसे शेयर बता सकता हूं मैं जो कि 1992 में बीएसई सेंसेक्स के हिस्सा थे, और आज उनका कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो शेयर आए हैं, ये दुधारी तलवार है, ये तेजी में बहुत तेज होंगे ये वाले शेयर, और मंदे में बहुत ज्यादा मंदे हो सकते हैं। तो अच्छा। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये पॉजिटिव के संग संग निगेटिविटी भी है। लेकिन ये कुछ शेयर जैसे कल्याण ज्वेलर हैं और जोमेटो है, पेटीएम है, इन शेयर में मैं मंदी नहीं देखता हूँ, और स्विंग ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए बड़े शानदार शेयर्स हैं। इंडसिंड बैंक के बारे में आपका क्या विचार है? लास्ट सेशन में भी आपने इसको सेल के लिए रिकमेंड किया था, तो अभी आपका क्या विचार है? मैं बैंकिंग शेयर्स का ज़्यादा फैन नहीं हूँ। मेरे को नहीं लगता कि ये जो बैंकिंग शेयर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडसइंड बैंक मेरे को ऐसा लगता है, आज जबकि बैंक निफ्टी 1.5% तेज हुई है, लेकिन इंडसइंड बैंक फ्लैट ही रहा है। तो इंडसइंड बैंक का जो शेयर है, ये एक बार आप इसमें मंदी खेल सकते हैं। 998 रुपये बंद हुआ है, इसमें सेल की पोजीशन आ सकती है, लेकिन 1020 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 970 या 960 के लेवल के लिए इसमें एक बार मंदा खेल सकते हैं। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में अगर अपर भी आता है तो आप सेल साइड ऑप्शन या फ्यूचर में काम कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस लगा के सेल इसका किया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल था मेरा, विप्रो अभी स्प्लिट हुआ है, विप्रो में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय है? मैं आजकल टेक्निकल शेयर्स जितने भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो देते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। कोई नया शेयर आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? मैं एनटीपीसी ग्रीन के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। उसका आखिरी बार मैं आपको कारण
बता दूं, HDFC मेन शेयर था और HDFC बैंक उसका छोटा शेयर था। जी 2-4 साल में ऐसा टाइम आया कि HDFC बैंक और HDFC एक ही शेयर हो गए। बिल्कुल। तो मेरे को वही पोजीशन NTPC और NTPC ग्रीन की लगती है। छोटा भाई बड़े भाई से आगे निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।